वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी में। अभी हम लोग जो है साइंस क्विज लेके चल रहे हैं और इस साइंस क्विज में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। बराबर, चलो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है लिख कर कह सकते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बराबर, चलो चलते हैं हम लोग अपने इस क्विज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? तो आपको पता है हवा प्रदूषण के कारण हम लोगों को जो है इनमें से ल्यूकेमिया, र्यूमेटिज्म, गोइटरी और अस्थमा। तो आपको पता है कि हवा प्रदूषण के कारण हम लोगों को कौन सा होता है? तो अस्थमा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्थमा। बराबर ना? तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो हवा प्रदूषण के कारण हम लोगों को अस्थमा रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है? यह एक हार्मोन्स है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है जो एच आकार में होती है और इस ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है और यह हार्मोन्स जो होता है वो आयोडीन की मात्रा पर जो है रोल करता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब हम लोगों को गेंगा या फिर गलगंड रोग होता है। आगे, थायरॉक्सिन की कमी यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फिर गेंगा या फिर गलगंड रोग हो जाता है। मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन के कारण होता है। अपने इंसुलिन के जब मूत्र से शरीर से बाहर अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन चला जाता है तब वहाँ पर हम लोगों को मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग होता है। ओके, आगे चलते हैं। और मलेरिया आप लोग जानते हो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? अब देखो कवक के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है? तो देखो पोलियो, दाद, हैजा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है पोलियो वायरस के कारण होता है, हैजा भी जो है वायरस के कारण होता है। तो ये दाद जो होती है ये किसके कारण होती है? तो कवक के कारण। ओके, तो कवक के कारण होने वाली रोग कौन सा होता है? तो अपने दाद। दाद जो है जो एक फुंफद की तरह अपने शरीर पर हो जाती हैं जिससे क्या होती है लाल लाल चकते जो है जम जाते हैं। ओके, और यही क्या होती हैं इसे दाद कहते हैं जो अगर उसके ऊपर अगर सही तरीके से इलाज न किया जाए तो पूरा शरीर जो है वो लाल लाल चकतों से जम जाता है, उसी हम लोग जो है कवक कहेंगे। बराबर, आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया क्या है? तो देखो हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? तो अपने दांतों का इनेमल होता है। दांतों के इनेमल से खून का आना एक पायरिया रोग होता है। और ये खून क्यों आता है? विटामिन सी की कमी के कारण। बराबर ना? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वह बीमारी कौन सी है जिनके जिन गुणसूत्रों पर अव्यवस्थित होते हैं? वह बीमारी कौन सी है जिनके जिन जो है गुणसूत्रों पर अव्यवस्थित होते हैं? मतलब क्या कि वह बीमारी कौन सी है जो कि आनुवांशिक है, जेनेटिक्स है। जिनके जिन जो है गुणसूत्रों पर अव्यवस्थित होते हैं वह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है। ओके, तो इनमें से आनुवांशिक बीमारी कौन सी हो जाएगी? एनीमिया, मलेरिया, स्कर्वी या फिर वनता। आपको पता है आरबीसी की कमी से जो है या फिर लोहे की कमी से जो है हम लोगों को या हीमोग्लोबिन की कमी से हम लोगों को एनीमिया रोग होता है। ओके, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। वर्णदा ये आंखों से संबंधित रोग होता है और यह एक प्रकार की क्या है? यह एक आनुवांशिक रोग है, वर्णदता, कलर ब्लाइंड। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
थैलासेमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसको प्रभावित करता है? थैलासेमिया कह दो या फिर हीमोफीलिया कह दो या फिर इसे राजघराने का रोग भी कह दो। क्यों? यह रोग जो है सबसे पहले विक्टोरिया रानी को हुआ था, इसलिए इसे के रोग से भी जाना जाता है। तो थैलासेमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसको प्रभावित करता है? तो निम्न में से खून को प्रभावित करता है। और इस रोग में क्या होता है? शरीर से बाहर खून का जो है वो क्या नहीं, जो खून का जो अपने धब्बा जो ये थक्का जो होता है वो जो है बन नहीं पाता। शरीर में खून, शरीर से बाहर जो है खून का थक्का नहीं बन पाता है इस रोग में। आई बात समझ? शरीर के अंदर अपने खून के थक्कों को रोकने के लिए अपने शरीर में क्या पाया जाता है? हिपेरिन। और शरीर से बाहर जो है खून का थक्का बनना चाहिए, लेकिन थैलेसेमिया रोग में जो है खून का थक्का नहीं बनता है। आई बात समझ में ना? तो यह रोग किसको प्रभावित करेगा? खून को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। अब मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी जरूरत होगी? पहले तो मधुमेह होता क्या है? मधुमेह जो है अपने पैनक्रियास जिसे कहते हैं या फिर अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। वही इंसुलिन अपनी बॉडी में से अत्यधिक स्त्रावित होने लगे तब इंसुलिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग या फिर डायबिटीज रोग। इस रोग में फिर क्या होता है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? इंसुलिन यानी निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत क्या होती है? तो इंसुलिन होती है। बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? रक्त धन अल्पता। देखो रक्ताल्पता मतलब क्या होता है? रक्त धन अल्पता। रक्त का मतलब होता है खून, अल्पता मतलब कम, खून की कमी। ये कौन सा रोग हो गया? एनीमिया रोग। तो रक्ताल्पता हिंदी में शुद्ध बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एनीमिया कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है वो रक्ताल्पता रोग होता है। आई बात समझ में ना? किसकी कमी के कारण? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है? तो देखो मलेरिया रोधी जो दवा जो होती है वो सिनकोना नामक पौधे से क्या कर जाती है? बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सिनकोना नामक एक पौधा होता है, उससे जो है मलेरिया रोधी दवा बनाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बिजली की खपत की इकाई क्या है? तो आपको पता है बिजली की खपत की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको हम लोग अपनी व्यावसायिक भाषा में जो है यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो किलोवाट घंटा को हम लोग जो है यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि अपने कितने यूनिट आया बिजली, आज 10 यूनिट आ गई, 20 यूनिट आ गई, 50 यूनिट आ गई, ऐसे। यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट घंटा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक जो है, ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। बराबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है? तो देखो सदिश राशियां कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं और आपको याद रखनी है। सदिश कौन सी होती है? तो ये राशियां जो है सदिश हो गई, बाकी सारी जो है वो अदिश हो जाएगी। वी, वे, ब, त्व और स्वेग। देखो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण और स्वेग, 3, 2, 5, ये इतने क्या है? सदिश। बाकी जितने भी होगी वो क्या हो जाएगी? अदिश। मैक्सिमम यही राशियां जो है अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन्हीं को ही हमें याद रखना है। ये राशियां क्या हो जाती है? सदिश, और बाकी जितने भी हो जाती है अदिश। डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अदिश पूछ लिया जाए तो यहाँ से
जो जो इसमें है इसमें से हम लोग निकाल देंगे, बाकी क्या रह जाती है अदिश। अब देखो यहाँ क्या पूछा है सदिश, अब इसमें से जो है वो क्या हो जाती है सदिश, ये रहा वेग, वेग एंड वेग, तो ये क्या हो जाएगी सदिश राशि है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, ओके। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक। क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अब ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता जो है वो कैंडेला का मात्रक है, किसका मात्रक है, कैंडेला का। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो देखो हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ओके। हीम जो होता है एक प्रकार की आयरन यानी कि यह एक धातु है, ओके, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन, बराबर। अब क्वेश्चन अपने एग्जाम में यह है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो तत्व कह दो, धातु कह दो, कुछ भी, ओके। तो यहां से क्या हो जाती है लोहा, आयरन, लोहा यह एक धातु है, तत्व भी कह सकते हैं, 118 तत्व जिसमें से लोहा आता है, बराबर, और यह एक धातु है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो फिर आयरन या फिर लोहा, ओके। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे 16, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त का शुद्धिकरण के लिए उत्तर, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त का शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है, मतलब मानव का वह कौन सा अंग है जिसमें जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है आपको पता है किसमें होता है, वक्कर यानी फिर किडनी में होता है, वक्कर। ये यहां से अपने ये जो फेफड़े है यहां पर ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है, यहां पर अपने रक्त में से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन उसमें मिला दिया जाता है, बराबर ना, फेफड़ों में। और वक्र में क्या होता है, वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो नेफ्रॉन होती हैं यू आकार की, उसमें से ये क्या करता है, जो भी अपने रक्त में जो भी अच्छे अच्छे मटेरियल होता है उसका शुद्धिकरण कर देती है। वो कौन करती है, की नेफ्रॉन करती है। वो कहाँ पर होती है, तो वक्र में होती है, ओके। तो रक्त का शुद्धिकरण अपने वक्र में होता है, किडनी में होता है, और ऑक्सीजन का शुद्धिकरण जो है अपने फेफड़ों में होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। तो आपको पता ही है सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होगी, 5 से 7 लीटर, ओके। 5 से 7 लीटर जो है एक व्यक्ति में 5 से 7 लीटर जो है वो रक्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रक्त होता है, रक्त क्या है, तो आपको पता ही है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, और उपास्थि और पेशियां जो है वो प्रकार की क्या होती हैं, एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, बराबर। तो यहां से अपने आंसर क्या हो जाता है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हृदय कब विश्राम करता है, लेटते समय, बैठते समय, सोते समय, या हृदय मनुष्य की जीवित अवस्था में कभी विश्राम नहीं करता है। तो हृदय जो होता है वो हृदय मनुष्य की जीवित अवस्था में कभी विश्राम नहीं करता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर ना, ओके। हृदय, हार्ट जो होता है वो कभी भी जो है आपको पता है हार्ट अगर बंद हो गया चलना तो क्या होगा, फिर आदमी जीवित नहीं रह पाता। तो हार्ट जो होता है वो कभी भी मनुष्य की जीवित अवस्था में जो है कभी भी विश्राम नहीं करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंद दर है। अब मनुष्य का हार्ट जो होता है वो सामान्यतः स्पंद दर उसकी कितनी होती है, तो आपको पता ही है 72 से 75 जो होती है उसकी हार्ट बीट होती है, यानी 72 प्रति मिनट।
1 मिनट में जो है वो 72 बार जो है वो क्या करता है, धड़कता है। बराबर। तो मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंद दर कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल जो होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो रक्त जो होते हैं, रक्त के 2 पार्ट होते हैं, ये आपको पता ही है। रक्त के कितने पार्ट होते हैं, 2। एक तो अपने होता है प्लाज्मा, और सेकंड नंबर पे अपने कौन सा होता है, प्लाज्मा के बाद में पाई जाती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ओके, ये होती हैं। ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होती है वो अपने रक्त की कितने परसेंट होती हैं, 55%, और ये कितनी होती हैं, तो 45% होती है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो होता है वो वाटर होता है। वो कितने परसेंट होता है, 90% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। बराबर। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना हो जाता है, तो 90% जो है वो जल का प्रतिशत होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सदैव शुद्ध रुधिर परिसंचरण करती हैं। अब शुद्ध रुधिर कौन लेके जाती हैं, तो ये तो आपको पता ही है। शुद्ध रुधिर हमेशा ही धमनियां लेके जाती है, और अशुद्ध रुधिर जो होती है वो कौन लेके जाती हैं, शिराएं। सभी धमनियां जो होती है वो शुद्ध रुधिर लेके जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक धमनी होती है जो अशुद्ध रुधिर लेके जाती है। उस धमनी का नाम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। बराबर। सभी शिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, लेकिन एक शिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त को लेके जाती है। वो शिरा कौन सी होती है, तो फुफ्फुसीय शिरा। बराबर। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो सदैव शुद्ध रुधिर कौन लेके जाती है, परिसंचरण कौन करती है, तो धमनियां। धमनियां जो है वो सदैव शुद्ध रुधिर का परिसंचरण करती है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो देखो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होगा, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, बैक्टीरिया को, अरक्त का निवारण करना, या फिर ऊर्जा का उपयोग। अपने शरीर में जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अपने शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल, और यही हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भुन्नी अवस्था में निर्माण होते हैं। भुन्नी अवस्था में आरबीसी निर्माण होती है। भुन्नी अवस्था में आरबीसी, भुन्नी अवस्था में आरबीसी जो है वो कहां पर निर्मित होती है, तो आपको पता है भुन्नी अवस्था में आरबीसी का निर्माण हमेशा ही यकृत व पलीहा में होता है। बराबर। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस समय आरबीसी का निर्माण जो है यकृत और पलीहा में न होकर फिर वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। फिर उसके बाद में यकृत और पलीहा का क्या कार्य रहता है, तो उसके बाद यकृत और पलीहा में जो है वो जो मरी हुई जो आरबीसी होती है उसका क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। इसलिए आरबीसी को फिर यकृत और पलीहा को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पलीहा को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, या फिर आरबीसी का हम लोग जो है बूचड़खाना भी कहते हैं। बराबर। तो यहां से क्वेश्चन है भुन्नी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो यकृत एवं पलीहा में होता है। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, तो आपको पता ही है मानव रुधिर का पीएच हम लोग कितना कहेंगे। मानव रुधिर देखो रक्त का जो पीएच जो का मान जो होता है वो 7.4 होता है। मतलब क्या होता है कि ये एक हल्का क्षारीय है। क्या है, हल्का क्षारीय। ये चीज ध्यान में रखनी, यानी 7.8 यानी 7 और 8 के बीच होती है। अच्छा ये 7 पॉइंट दे रखा है, ये कितना है, 7.4 है। बराबर। यानी ये कैसा होगा, हल्का क्षारीय। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि
मानव रुधिर है, मानव रुधिर अम्लीय है या क्षारीय या हल्का क्षारीय, तो क्या है, हल्का क्षारीय है। बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 26। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। अब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है, ये आपको सबको पता है। आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद में ये क्या होती है, आरबीसी फिनिश हो जाती है। बराबर। क्वेश्चन नंबर 27। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बस लाल रक्त कोशिका कह दो या आरबीसी कह दो, रेड ब्लड। ओके, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है हमारे लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? रेड अस्थि मज्जा। सॉरी, यकृत में नहीं होता, नहीं हृदय में होता है, नहीं गुर्दा में होता है, तो कहां पर होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो आपको पता है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध जो है वो किससे है? रक्त के जमाव से है। ओके, जब हमारे घाव लगता है तो घाव से जब खून बाहर आता है तो उसके साथ में प्रोथ्रोम्बिन आता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है फिर थ्रोम्बिन में बदल जाता है, जिससे से हमारे क्या होता है, रक्त का बन जाता है। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन किससे से संबंधित है? तो रक्त जमाव से संबंधित है। बराबर। पानी ले लेते हैं थोड़ा। ओके, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से जो है वो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है। आगे चलते हैं 29 पे। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब होता है। तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब कितना होगा? 120 से 80 mmHg। आई बात समझ में? कितना होगा? 120 से 80 mmHg जो है वो क्या होता है? रुधिर दाब होता है। बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, वाष्पीकरण के लिए कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है और पानी ऊष्मा का हीन चालक है। पसीना पानी शरीर को ठंडा करता है क्यों? तो आपको पता है त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से है कि त्वचा पर पानी की मौजूदगी जो है हम लोगों को शीतलता देगी, तो ये बिल्कुल सही है कि त्वचा पर जब हमारे स्किन पर पानी होता है, वाटर होगा, खासकर से हम लोग किस पानी की बात कर रहे हैं? पसीने की। यही पसीना जब अपनी बॉडी पर होते हैं और हम फैन के नीचे जाता है तो इस फैन का अपने ये पसीना जो होता है उसका क्या होता है? वाष्प होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को क्या होती है? शीतलता प्राप्त होती है। ओके, तो त्वचा पर पानी की मौजूदगी जो है हम लोगों को क्या देती है? शीतलता देती है, शीतलता प्रदान करती है। बराबर। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो देखो यूरिया का निर्माण जो होता है वो किस में होता है? यकृत में होता है। कहां पर होता है? यकृत में। यूरिया से यूरोक्रोम का निर्माण भी जो है वो कहां पर होगा? तो अपने यकृत के अंतर्गत होगा। यकृत को ही अपने शरीर की हम लोग क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी बोलते हैं। आई बात समझ? लेबोरेटरी। आपको पता होगा कहीं पर हम लोग अगर हमें कुछ बनाना होता है तो हम लोग किस में जाएंगे? लेबोरेटरी के अंतर्गत। तो अपनी बॉडी, अपने शरीर की जो है लेबोरेटरी हम लोग किसको बोलते हैं? तो यकृत को बोलेंगे। बराबर। और इसी में क्या बनता है? यूरिया का निर्माण होता है। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? अब देखो मादा 3 प्रकार के हार्मोन्स जो है मादा हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन। ये 3 हार्मोन होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑक्सीजन यह एक हार्मोन्स नहीं है, इंसुलिन जो कि मादा हार्मोन्स नहीं है, एंड्रोजन मादा हार्मोन्स नहीं है बल्कि यह एक पुरुष हार्मोन है, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन होता है। एस्ट्रोजन
यह एक प्रकार का क्या है, मादा हार्मोन है। ये चीज जो है ध्यान में रखनी। ओके, तो मादा हार्मोन्स कितने होते हैं, 3, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन का उपयोग जो है आपको पता है मलेरिया रोधी में होता है। मच्छरों के काटने से, मादा एनाफिलिस मच्छरों के काटने से हम लोगों को जो है मलेरिया रोग होता है, और मलेरिया रोग के इलाज के लिए हम लोग जो है पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसकी खोज जो है किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेगमिन ने जो है इसकी खोज की थी। ओके, 34, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो आपको पता होगा लुई पास्चर ने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। क्वेश्चन कई बार आता है कि रेबीज के टिक्के की खोज जो है वो किसने की थी? तो रेबीज के टिक्के की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी। बराबर। क्वेश्चन नंबर 35, मानव मस्तिष्क का भार है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव के मस्तिष्क का भार जो है वो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। बराबर ना। और महिलाओं में जो है वो पुरुषों की तुलना में जो है 100 ग्राम कम होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। बराबर। आगे क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कितनी जोड़ी जो है अपने कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी जो है कुल क्या पाई जाती है? कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ओके, 37, किसकी चिकित्सा में जो है हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करते हैं? अब देखो डायलिसिस का प्रयोग जो है क्यों करते हैं? देखो, गुर्दा यानी किडनी, ओके, या फिर वक्र, ये तीनों एक ही नाम है। ओके, क्या होता है अपनी बॉडी में, ये क्या करता है? अपने रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ओके, कौन? गुर्दा करता है, अपने वक्र करता है या किडनी करती हैं, क्या करती हैं? रक्त का शुद्धिकरण। जब ये सिस्टम खराब हो जाता है तब डायलिसिस की क्रिया अपनाई जाती है, और डायलिसिस की क्रिया में भी जो है वो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। ओके, तो डायलिसिस का प्रयोग जो है किससे संबंधित होता है? तो गुर्दे से संबंधित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दा कह दो, किडनी कह दो या वक्र कह दो, तीनों एक ही नाम है। इसका जो है कार्यात्मक यूनिट क्या होगी? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन को बोलेंगे। ओके, ये जो है यू आकार में होती है इस प्रकार से, और इसके ऊपर जो है वो एक बोमन संपुट जो है पाया जाता है। प्याले नुमा जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है? बोमन संपुट। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ से ये ब्लड आता है, ये ब्लड इस यू आकार की नलिका में जाता है, और यहीं पर जो है वो क्या होती है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। इसलिए हम लोग जो है वक्र, किडनी या फिर गुर्दा की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट किसको बोलते हैं? तो नेफ्रॉन को बोलेंगे। बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में गैसों का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अब देखो ये आ गया, गैसों का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है या ऑक्सीजन का शुद्धिकरण कहाँ पर होगा? तो वो कहाँ पर होगा? तो फेफड़ों में होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, वक्र में क्या होता है? तो वक्र में जो है वो रक्त का शुद्धिकरण होता है, न कि गैसों का शुद्धिकरण होता है। गैसों का शुद्धिकरण हमेशा ही फेफड़ों में होता है, और रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ पर होगा? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो वक्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने देखा होगा विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो अपनी बॉडी में हम लोग अपने शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांतों का इनेमल। ओके, वो धीरे धीरे क्या होता है? गलने लगता है, उसमें से खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी के कारण होता है ये सब। तो ये किससे संबंधित है? स्कर्वी से। क्वेश्चन नंबर 41, जल में विले विटामिन कौन से हैं? अब देखो जल में विले विटामिन कौन सा है? तो
देखो अगर वसा में जो वलय विटामिन होता है वो ए, डी, ई और के ये होते हैं, ए, डी, ई और के। बाकी वाला बी एंड जो सी जो होता है वो किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो ये देखो जल में विलयशील कौन से होंगे? तो बी एंड सी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, बी एंड सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ओके, ठीक है ना। तो जल में विलय विटामिन कौन से होंगे? बी एंड सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए, डी, ई, के। अडैक, अत्यधिक वसा लेंगे तो क्या होगा? हार्ट अटैक ही आएगा, यानी कि अडैक। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। ये वसा में घुलनशील है और ये क्या उसमें हो जाते हैं? जल में घुलनशील। तो विटामिन बी एंड सी जो है वो जल में घुलनशील है। रक्तोदी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से हम लोगों को जो है रक्तोदी रोग होता है, जिसके अंतर्गत जो है अपन को रात को जो है दिखाई नहीं देते। आम भाषा में हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि रातिंडो हो गया। तो वही रातिंडो वाला है जो विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियर रोग। दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक रोग होता है मेरास्म रोग, मेरास्म, और एक अपने कौन सा होता है? क्वाशियर रोग। ये दोनों रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इन दोनों रोगों को हमें याद रखना है, कई बार अपने एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं, बराबर ना। यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? क्वाशियर रोग एंड मेरास्म रोग, बराबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो देखो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन। और उसके बाद में कौन सी होती है? तो मूंगफली। सोयाबीन एंड मूंगफली जो होती है वो प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती है, बराबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्यूरी किसका मात्रक है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होती है? क्यूरी। तो यहां से रेडियो एक्टिवता के मात्रक को हम लोग जो है क्यूरी कहते हैं। प्रतिरोध के मात्रक को हम लोग जो है ओम कहेंगे। प्रतिरोधकता भी एक ही है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। गामा किरणें होती हैं। अब देखो ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा धनावेश होती हैं, बीटा नेगेटिव होती हैं, और गामा किरणें जो होती है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होती है, इसलिए ये क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। तो गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें जो है वो उदासीन है। क्वेश्चन नंबर 47। घरों में कितने वोल्ट की जो है विद्युत आपूर्ति दी जाती है? तो आपको पता है घरों में जो है वो 220 वोल्ट की जो है विद्युत आपूर्ति दी जाती है, और आने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो घरों में फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। ओके, यानी 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आवर्ती। अगर आवर्ती की बात करें तो आवर्ती कितनी हो जाती है? 50 हर्ट्ज। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। 48। शुद्ध जल होता है विद्युत का क्या होता है? तो शुद्ध जल जो है आपको पता है शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और यही शुद्ध जल कौन सा? जैसे बरसात का जल है तो ये उदासीन होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है, बराबर। यानी शुद्ध जल जो है वो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। केल्विन निम्न में से किसका मात्रक है? तो केल्विन आपको पता ही है किसका मात्रक होगा? शक्ति का मात्रक वॉट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होगा? तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होगा। ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होगा। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। ओके, लास्ट 50।
दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है किस प्रकार की दर्पण का काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बराबर। तो यहाँ से अपने ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू वेरी मच।